नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट आ गया इस वक्त का। तो बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। गोला गोकुंडा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। आपको बता दें, सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। मतदान स्थल पहुंच रहे हैं वोटर। भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। तो आपको बता दें कि अमन गिरी वर्सेस विनय तिवारी। अमन गिरी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वही विनय तिवारी हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। बसपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे हैं। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पल पल की अपडेट लगातार जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। अमन गिरी वर्सेस विनय तिवारी के बीच मुकाबला। देखिए, तस्वीरें सामने आ गई है। 9 बजे तक 10% मतदान हो चुका है। गोला गोकुंडा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। देखिए, महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। पुरुष भी लगातार मतदान जो पोलिंग बूथ है उसका रुख कर रहे हैं और वोट यहां पर डाला जा रहा है। तो उपचुनाव की जंग अब देखने को मिल रही है। अमन गिरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। भाजपा और सपा के बीच ये सीधा मुकाबला है इस सीट पर। आपको बता दें कि बसपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उपचुनाव में नहीं उतारे हैं। विधानसभा क्षेत्र की परिसीमा के बाद 2012 में अस्तित्व में आई गोला गोकुंडा सीट। निर्वाचन क्षेत्र में 3.90 लाख से अधिक मतदाता हैं। 7 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी बीजेपी के प्रत्याशी। विनय तिवारी हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो 2012 में इतिहास बता रहे हैं, विनय तिवारी कांग्रेस से जीते थे। 2017 में अरविंद गिरी भाजपा से जीते थे। 2022 में अरविंद गिरी ही भाजपा से एक बार फिर से जीते थे। मुख्य मुद्दे गन्ना बकाया, फसल खरीद और बाढ़। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट के साथ राजेश, वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से 10:30 हो चुके हैं। 10% से ज्यादा फिलहाल वोटिंग हो चुकी है, लेकिन लोगों में भी उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रदम, बताना चाहेंगे कि जो मतदाताओं में एक उत्साह है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे महिलाएं हो, भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर उमड़ रही हैं और कंटिन्यू वोटिंग जारी है। 9 बजे तक 10.9% वोटिंग हो चुकी थी। जबकि जो गोला विधानसभा है इसमें प्रत्याशी 5 हैं, लेकिन उसमें केवल 2 ही प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, सपा और भाजपा। सपा से विनय तिवारी का जहां कहना है, हमारी बात भी हुई विनय तिवारी से, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा, एक सवाल पूछा कि हमने कहा आपके मुखिया जो अखिलेश यादव जी है वो आपका चुनाव प्रचार करने नहीं आए। तो उन्होंने कहा, देखिए, सपा का जो एक बच्चा है वो कार्यकर्ता, वो खुद का नेता है, खुद का अध्यक्ष है, उनको कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे आने की। अगर उनकी जरूरत होती तो वो खुद यहाँ पे आते चुनाव प्रचार के लिए। जबकि भाजपा के अमन गिरी हेलो, चलिए ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभी के लिए तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। योगी कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि 11 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी, यानी कि ठीक अब से आधे घंटे बाद ये बैठक जो है वो लोक भवन में शुरू हो जाएगी। तो योगी कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। तो 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 बजे लोक भवन में यह बैठक होनी है। योगी कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरीके से लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है, क्या अपडेट आपके पास है? और देखिए, 11 बजे लोक भवन में काफी महत्वपूर्ण बैठक योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। आज की कैबिनेट में करीब 3 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी उसको लेकर जमीनी जुड़े या जनता से जुड़े तमाम जो प्रस्ताव आज योगी की कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिसमें सबसे
पहले बात करें तो यूपी में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में एक होगा महानिदेशक स्कूल, यानी एक बड़ा प्रस्ताव है शिक्षा विभाग से जुड़ा, शिक्षा विभाग से एक जुड़ा प्रस्ताव। दूसरी और बात करें कि यूपी औद्योगिक एवं रोजगार प्रोत्साहन 2022 पर चर्चा होगी। अभी आपने देखा होगा कि अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश के तमाम करीब 1500 कंपनियों ने भाग लिया था। इसमें उत्तर प्रदेश में की जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रिलियन में ले जाने को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है, और उसी के जुड़े ये लगातार ये सब जो अभी सम्मेलन हुआ है तो उसमें कृषि विभाग और एमएसएमई विभाग ने किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको लेकर औद्योगिक नीति को लेकर प्रोत्साहन कहीं न कहीं मिलेगा और उत्तर प्रदेश में रोजगार लगेगा और कहीं न कहीं लोगों को फायदा भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तीसरी बात करें कि आजमगढ़ में बाघ संरक्षण फाउंडेशन यूपी के गठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा मोदी ने भी एक इस तरीके से बाघ संरक्षण को लेकर विदेश से बाघ आए थे, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि वन्य जीव को एक संरक्षण मिलेगा, उसको लेकर वहां पर। तीसरा, अयोध्या में उप डाकघर निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है, इस कैबिनेट में रखा जाना है। चौथी बात करें कि वाराणसी में एकीकृत मंडली स्तरीय कार्यालय का निर्माण का प्रस्ताव उसमें रखा जा सकता है और पास भी हो सकता है। बाकी बात करें कि नगर विकास, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, जल सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, आबकारी नीति, इन सब तमाम विभागों से छोटे छोटे प्रस्ताव हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और काफी दिनों से जो लंबित हैं, वो प्रस्ताव करीब 3 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट में रखे जाने हैं। इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। फिलहाल 12 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जानकारी मिलेगी कि कितने प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट में और किन किन प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर लग पाई है। जी चलिए, ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होनी है। कई प्रस्ताव है जिन पर आज मोहर लग सकती है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया, आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं, डिप्टी सीएम कई कार्यक्रम में आज शिरकत करने जा रहे हैं। तो कानपुर देहात से बड़ी खबर, आज कानपुर देहात आएंगे डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि भक्ति योग वेदांत संत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। निर्माणाधीन परियोजना का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम कई कार्यक्रम में आज शिरकत करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन में शिरकत होगा, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होगी, कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण भी डिप्टी सीएम करने जा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डिप्टी सीएम कि आज कई अहम कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। तो वहीं प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी है। तो वहीं दुष्कर्म से संलिप्त तीसरे आरोपी को नाबालिग होने के नाते फांसी से रियायत मिल गई है। आपको बता दें कि नवाबगंज के तीनों आरोपियों ने 14 साल की किशोरी को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, जिसमें आग फोड़ने के साथ सिर से पैर तक गंभीर चोटों के घटना को लेकर रेफरियर ऑफ रियस्ट मानते हुए जनपद के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की विशेष अदालत ने घटना को अंजाम देने वाले तीनों में से 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी है। साथ ही 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामले में कुल 11 गवाहों को पेश किया गया और बीती 15 तारीख को मामले में अंतिम बहस हुई थी। एक घटना 27/12/2021 की थी, जिसका प्रथम सूचना रिपोर्ट 30/12/2021 को जो है पंजीकृत हुई थी और इसमें एक लड़की जो है नाबालिग जो थी, थाना नवाबगंज अंदर क्षेत्र में आती है, उसको ले जाकर के रेलवे ट्रैक पर 3 अभियुक्त अमन उर्फ कासिम और रिजवान और खलीम उर्फ खड़बड़, तीनों लोग जो है इसको ले जाकर के इसके साथ रेप किए और इसको वहाँ पर बुरी तरह मारा, क्रूरतम तरीके से मारा और ये वहीं पर बेहोश हो गई। जहाँ से इसको गांव वालों की मदद से इसको CSC काला कांकर लाया गया, वहाँ से रिफ़र करके इसको मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद ले जाया गया, जहाँ पे 5 दिन ये बेहोश रही। जब ये होश में आई तब इसने बताया कि मेरे साथ इन तीनों लोगों ने इस तरह से क्रूरतम घटना की है और इस घटना के बाद जो है पुलिस ने इनके खिलाफ फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया
और जिसमें इनके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। 7/5/2022 को आरोप पत्र विरचित किया गया इन तीनों के खिलाफ और 6 माह में कुल 11 गवाहियां हुई साक्षियों की और उसके बाद इसमें मृत्युदंड दोनों को विरलतम केस मानते हुए, चूंकि बहुत ही क्रूरतम घटना थी, और दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई और दोनों को अलग अलग 50,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया। तो वहीं ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की कार्रवाई के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग की मांग खारिज होने के बाद वादी राखी सिंह साहिब की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले में तफ्तीश भी हो रही है। आपको बता दें कि इस संबंध में 17 मई को दिए गए प्रार्थना पत्र में अदालत के सामने रखा गया है। ज्ञानवापी परिसर में तहखाने को तोड़कर और मलबे को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की आपत्ति दाखिल करने के लिए 11 नवंबर की तारीख दी है। अगली सुनवाई हिंदू पक्ष आपत्ति दाखिल करेगा। एप्लीकेशन दी थी कि जो दीवार है उसको हटा के नीचे उसको हटाया जाए, आर्टिफिशियल वॉल्स हैं, और वहाँ पे कमीशन करने की इजाज़त दी जाए। उस मामले में आज मुस्लिम पक्ष का आपत्ति आ गई है और उसका प्रत्युत्तर देने का हमें समय दिया गया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई। जी देखिए, हमने जो मांग की थी, जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको हटाने की मांग की है। हम सबको पता है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब 14 अक्टूबर को एक व्यू ले चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरा एरिया संरक्षित हो और उस ऑर्डर के खिलाफ उसको हम हायर कोर्ट्स में चुनौती देने जा रहे हैं। ये मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था और वो प्रक्रिया भी चालू है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित है, जिसमें जो सीलिंग का ऑर्डर है उसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है। तो अभी आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हियरिंग है 10 नवंबर को, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद ही इस मामले की आगे की जो स्थिति है वो क्लियर होगी। केंद्रीय कारागार फतेहाबाद में बंद सपा के पूर्व सांसद और जनपद आजमगढ़ से सपा बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। बदायूं के पूर्व सपा सांसद व मुलायम परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी के भीतर अपराध केवल सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जेल में बंद सपा के पूर्व सांसद रमाकांत यादव को गलत तरीके से जेल भेजा गया है। 2001 के मुकदमे में दोबारा जांच कर धाराएं बढ़ाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। ना मेडिकल रिपोर्ट है, ना ही वादी है, ना ही कोई चोट। उसके बाद भी 307 की धारा बढ़ाकर कार्रवाई की गई है। हालांकि कोई ऐसे जेल प्रशासन की बात नहीं, लेकिन जो मुकदमे हैं वो ज़रूर उनके साथ गलत तरीके से लगाए हुए मुकदमे हैं। जो केस कभी 2001 में जिन चीज़ों में जमानत हुई, दोबारा उन्हीं की जांच करके धाराएं बढ़ा देना, और यहाँ तक कि बिना किसी इंजरी के, बिना किसी वादी के, बिना किसी मुलजिम के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के 307 जैसी धारा बढ़ा देना, ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोगों ने अभियान चला रखा है समाजवादी पार्टी के साथियों के खिलाफ। मैं कल गया था झांसी में, वहाँ दीपक जी के खिलाफ, कैराना की बात करें तो विधायक हमारे नाहिद भाई के खिलाफ, आजम साहब के साथ क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। कल चौधरी जयंत जी ने आवाज़ उठाई कि जहाँ आजम साहब की 24 घंटे भी इंतज़ार नहीं किया स्पीकर साहब ने, वहीं कुछ लोगों के महीनों पहले वही सेम फैसले आके उस पर स्पीकर साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो वहीं लखनऊ 3 दिवसीय एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन आज से शुरू हो गया है। 4 नवंबर तक आईजीपी में उद्यमी महासम्मेलन किया जाना है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई भानु प्रताप सिंह वर्मा और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। क्षेत्र की 15,000 इकाइयां राष्ट्रीय स्तर की संस्थान इसमें भाग ले रही हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आयोजन किया गया है। यह आयोजन है एमएसएमई यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ये कार्यक्रम किया जा रहा है और खास बात है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट हैं और उसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह, कैबिनेट के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में राकेश सचान, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जैसे कई लोग यहाँ शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। खास बात है कि ये कृषि आधारित एमएसएमई का कार्यक्रम है और इसमें पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ पर एक आधारशिला रखी जा रही है, एक कार्य योजना तैयार हो रही है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इसमें हिस्सा लिया है और खास बात है कि आगे किस तरह से कृषि से आधारित जो सामग्री है या भी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कैसे आगे
बढ़ाया जाए, कैसे अन्य देशों में जो अमीर देश हैं जहां पर खपत ज्यादा है ऐसे देशों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी एक रणनीति तैयार हो रही है और आगे की एक कार्य योजना भी तैयार हो रही है। तो फिलहाल कृषि क्षेत्र में इस आयोजन को बड़ा माना जा रहा है और आने वाले समय में इस तरह के आयोजन से कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ नखुल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। उन्होंने हिमाचल का स्पेशल स्टेटस छीना और हमने सम्मान पूर्वक लौटाया। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी की सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से हर साल हो रहे जानमाल के नुकसान में कमी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन से लेकर जिला प्रशासन तक को एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने सड़क सुरक्षा के तहत वर्ष 2025 तक सड़क हादसों की संख्या आधी करने का लक्ष्य भी तय किया है। साथ ही परिवहन, लोक निर्माण, पुलिस व हेल्थ डिपार्टमेंट सहित जिम्मेदार विभागों के प्रमुखों को भी इस लक्ष्य को पाने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ में यमराज के वेशधारी सड़क सुरक्षा की अनदेखी करने वालों को कानून का भय दिखा रहे हैं। ये सड़क सुरक्षा को लेकर के सरकार ने एक तरफ जागरूकता शुरू कर दी है, दूसरी तरफ शुद्ध यातायात पुलिस अब यमराज को जो है चौराहा पर तैनात कर रही है और वो लोगों में अपना दिखा रहे हैं कि सड़क सुरक्षा की अनदेखी किस तरह जो है नुकसानदायक साबित हो रही है, किस तरह आपकी जान के लिए घातक साबित हो सकती है। यही दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले से कह रखा है कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या आधी लानी है। 2025 तक यूपी में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े घटाकर आधे रखने हैं और इसके लिए अभी तक जो पिछले साल 22,000 लोगों की मौतें हुई हैं, ये मौतें 10,000 से आसपास आनी हैं। वहीं परिवहन विभाग और जो पीडब्ल्यूडी को उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो अपने अपने दायित्व बहुत जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं और जो भी सड़कें हैं उनको दुरुस्त करें और जहाँ जहाँ भी गड्ढों के चक्कर में दुर्घटनाएं और ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको दूर करें। दूसरी तरफ परिवहन विभाग को कहा गया है कि वो ओवरलोडिंग और हेलमेट न लगाकर चलने वाले, सीट बेल्ट बगैर संचालन करने वालों को तुरंत जो है उन पर कार्रवाई करें और जिससे लोग सही चले और सड़कों पर सुरक्षित यातायात संचालित हो सके। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो 6 महीने में कोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दे दिया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की तैयारी, जनहित याचिका पर की गई है सुनवाई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। प्रगति रिपोर्ट की जांच हाईकोर्ट स्वयं करे, कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 27 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, 6 महीने में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दिया गया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की रिपोर्ट यहाँ पर देनी होगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए लगभग 150 साल पुरानी ये व्यवस्था थी जो कि चलती आ रही थी, अंग्रेजों के टाइम से व्यवस्था चल रही थी और अब राज्य सरकार ने जब इस पर पहल की कि राजस्व पुलिस को खत्म करके वहां पर जो पुलिसिंग है वही कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए उत्तराखंड में जो केसेस बढ़ रहे थे, केसेस आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजस्व पुलिस उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया था और 6 माह के अंदर ही इसको रिपोर्ट को भी पेश करना होगा, ऐसे कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। अब हर 6 महीने में इसकी पेशी होगी, जो रिपोर्ट होगी, ताकि कोर्ट को भी इसका संज्ञान रहे कि किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है और किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है और पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 156 थाने हैं। अगर यानी कि अंदाजा लगाएं तो मोटा मोटा 64-65 हजार लोगों पर एक थाना है, तो यानी कि काफी कमी यहाँ पर थानों की है और पुलिसिंग की है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो सुचारू हो, लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और इजीली अपनी बात पुलिस तक रख सके और पुलिस भी कार्रवाई अच्छे से कर सके, तो इसको लेकर के राजस्व पुलिस को खत्म करने की अब ये तैयारी है और लगभग 6 माह के अंदर देखिए कोर्ट ने पेश करने के लिए रिपोर्ट को कह दिया है। तो अब जल्दी से जल्दी देखने में नजर आएगा कि किस तरह से उत्तराखंड पुलिस अपराधों पर लगाम लगाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश तो फिलहाल लगातार जारी है। साथ ही साथ कोर्ट ने कह दिया है कि जो रिपोर्ट आएगी उस पर स्वयं भी जांच करें। उसके बारे में क्या अपडेट मिल पा रही है प्रगति रिपोर्ट को लेकर?
देखिए लगातार अभी क्योंकि जिस तरह से पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कर दिया था और ये बात आ गई थी कि जल्द से जल्द हमें राजस्व पुलिस को खत्म करके यहाँ पर जो पुलिसिंग है उसको तैनात किया जाना है और यहाँ पर अब नए थाने खुलेंगे जब क्योंकि पूरा जो एक मैप है, रोड मैप है, वो पूरा तैयार पुलिस के द्वारा कर लिया गया है कि कहाँ कहाँ पर इनको थाने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर कितनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी और कैसे कैसे मैनेजमेंट होगा। उसको लेकर के डीजीपी ने भी अपनी एक बैठक की थी और पूरा उसमें आंकलन किया था कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर हम थाने खोलेंगे और कहाँ कहाँ पर हम पुलिसिंग लगाएंगे। तो जो मेन जगह होगी जहां पर आबादी ज्यादा होगी या फिर जहां पर इस तरह के क्राइम रेट ज्यादा होगा तो वहां पर ये सबसे पहले थाने खोले जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़े कम खोले जाएंगे लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी और अधिकार क्योंकि पुलिस की भी कमी देखने को मिल सकती है उत्तराखंड में, तो हो सकता है कि जल्द भर्ती भी इसके लिए निकाली जाए ताकि पुलिसिंग और अच्छे से और बेहतर व्यवस्था से काम अपना कर सके। जी चलिए ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 27 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई।